जी बच्चों, हाउस प्रॉपर्टी की ये हमारी थर्ड क्लास है। चैप्टर चल रहा था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और हमें नेक्स्ट केस करना है अपने पास में, वो है हाउस प्रॉपर्टी। लिखिएगा मेरे साथ में, हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड आफ्टर वैकेंसी। जी जी, आप लिखिएगा हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड आफ्टर वैकेंसी। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, हमें देखना है कि किस तरीके से हम अपनी ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालेंगे। और ध्यान से समझिएगा, सारी बातों को कोशिश कीजिएगा समझने का, तो समझ में आएंगी बहुत अच्छे से। ठीक है जी, ओके, लिख लिया सबने? जी, इधर देखिए, अब देखिए केवल, अब लिखिए मत, आपने हेडिंग डाल दी है, काम खत्म। इधर देखिएगा, ओके। मैंने 1/4/2021 को अपने पास में एक टेनेंट रखा, ये मेरे साथ में रहा 30 सितंबर 2021 तक, और इसके बाद में ये कहीं शिफ्ट हो गया और हाउस प्रॉपर्टी मैंने सेल्फ ऑक्यूपाई कर ली, यानी कि मैंने इसको वेकेंट नहीं छोड़ा, इसमें मैं खुद था, ये मैंने सेल्फ ऑक्यूपाई कर रखी थी। या फिर यूं कह सकते हो कि मैंने टेनेंट को खुद कहा, मैंने कहा सर मेरे घर में शादी है, मेरे रिश्तेदार आएंगे, तो आप करीब 2 महीने के लिए इस हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ दीजिए। तो 1 अक्टूबर को छोड़ दिया होगा, अक्टूबर और नवंबर 2 महीने के लिए छुड़वाया मैंने, और 1 नवंबर वापस से एक नया टेनेंट आ गया। सर ये कैसी शादी है जो 2 महीने चल रही? अच्छा, 1 महीना हुआ ना, तो ये दिसंबर कर देते हैं ना, हमने तो 2 महीने करानी थी ना शादी। भाई मेरा मन है, मैं अपने मेहमानों को पहले से ला करके रोक रहा हूं, तुम्हें क्या दिक्कत है? पुराने ख्यालात से शादी हो रही है, बढ़िया से, ठीक है ना। तो हम क्या कह रहे हैं सर, ये यहां पे है ना, ये रेड वाली लाइन सेल्फ ऑक्यूपाइड है, और इस टाइम पे मेरे को कोई रेंट रिसीव हुआ नहीं है, मानते हो? पहले सुन लेना ध्यान से, बाद में मैं आपसे आपके विचार पूछूंगा और तब आप अपनी क्वेरी पूछना। जो मैं कहूंगा वैसे आप सोचेंगे और वैसे आप लिखेंगे अपने पास में, अभी लिखना नहीं। यहाँ पे रेंट रिसीव नहीं हुआ, यहाँ पे रेंट रिसीव हो रहा था मुझे 20,000 पर मंथ, और इसके बाद में जो टेनेंट आया था वो आया था 30,000 पर मंथ वाला, और 31 मार्च 2022 तक ये मेरे पास रहा था। तो मुझे रेंट रिसीव्ड कितना हुआ? मुझे रेंट रिसीव्ड हुआ ड्यूरिंग द ईयर आउटसोर्स से 20,000 इंटू 6 सितंबर तक, और 30,000 इंटू 4, यानी कि 10 महीने का 1,20,000, 1,20,000, टोटल 2,40,000 रुपए। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन के अंदर मैं दे देता हूं तुम्हारे को डाटा, अदर डाटा, अदर इन्फो। मान लो जी मेरी म्यूनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंटल वैल्यू और स्टैंडर्ड रेंट कुछ इस तरीके से है कि म्यूनिसिपल वैल्यूएशन है मेरी 2,50,000, फेयर रेंटल वैल्यू है 2,70,000,
और स्टैंडर्ड रेंट है मेरा नॉट एप्लीकेबल। तो सर मेरी एक्सपेक्टेड रेंट क्या हो जाएगी? एक्सपेक्टेड रेंट मेरा 2,70,000 हमने निकालना सीखा था कि सर म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंटल वैल्यू विच एवर इज हायर बट सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट एंड एज स्टैंडर्ड रेंट इज नॉट एप्लीकेबल इन दिस क्वेश्चन, तो हमारा म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंटल वैल्यू का हायर जो है वही हमारा एक्सपेक्टेड रेंट होगा। अब यहाँ पे हम कैसे करेंगे इसको? हम वैकेंसी के केस में क्या करते थे, हम एक्सपेक्टेड रेंट में से लॉस ड्यू टू वैकेंसी माइनस कर देते थे और फिर उसको कंपेयर करते थे रेंट रिसीव्ड से, फिर हम उसको कंपेयर करते थे रेंट रिसीव्ड से। ओके, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे देखना जरा, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, हम करेंगे जी हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। नॉर्मल चलेगा, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर। तो एक्सपेक्टेड रेंट है 2,70,000 और एक्चुअल रेंट है 2,40,000। इन दोनों का जो भी हायर होगा वो हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा। हाँ जी, क्वेश्चन देखिएगा एक बारी। क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में लिखा है मिस्टर एक्स लेट आउट हिज हाउस प्रॉपर्टी, हिज 50% पोर्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी टू मिस्टर ए and remaining 50% and remaining to Mr. B at a rent of rupees 20,000 per month and 30,000 per month respectively। यानी कि 50% पोर्शन का रेंट 20,000 था और रिमेनिंग 50 का 30,000 था। ठीक है जी। म्युनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंटल वैल्यू और स्टैंडर्ड रेंट फुल हाउस प्रॉपर्टी का, फुल हाउस प्रॉपर्टी का दिख रहा है ना, 5,40,000 था, 5,70,000 था और 4,00,000 और 5,45,000 रुपए था रिस्पेक्टिवली। ओके, अब आगे की कहानी। मिस्टर एक्स ने पे किया है इंटरेस्ट ऑन लोन टू कंस्ट्रक्ट 50% पोर्शन, जो कि प्रोवाइड किया गया था किसको? मिस्टर ए को। कितने का इन्होंने इंटरेस्ट पे किया है? 50,000 रुपीज का। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कौन से पोर्शन के लिए? उस पोर्शन के लिए है। कंस्ट्रक्ट किसको किया था? उस पोर्शन को किया था जो मिस्टर ए को दिया गया था। ठीक है जी। आगे लिखा हुआ है मिस्टर बी ने वेकेंट कर दी है अपनी हाउस प्रॉपर्टी। मिस्टर बी वेकेंट हाउस प्रॉपर्टी ऑन 1 दिसंबर 2021 एंड हाउस प्रॉपर्टी अगेन लेट आउट ऑन 1 फरवरी 2022, यानी कि दिसंबर जनवरी 2 महीने के लिए हाउस प्रॉपर्टी वेकेंट रही है। कौन सी वाली? जो मिस्टर बी वाली थी। ठीक है जी। और उसके बाद में 1 फरवरी से ये दोबारा किराए पे आ गई है। कितने पे? 40,000 पर मंथ पे। हाउएवर हाउस प्रॉपर्टी प्रोवाइडेड टू मिस्टर ए, यानी कि पहले वाले टेनेंट को जो थी वो सेल्फ ऑक्यूपाइड थी मिस्टर एक्स के द्वारा। कब तक? 31 जुलाई 2021 तक, यानी कि शुरुआत के 3 महीने में मिस्टर एक्स खुद रहते थे उसमें और बाद में उन्होंने मिस्टर ए को दी थी। ठीक है जी। 4 महीने, हाँ 4 महीने। ठीक है जी। ओके, अब हमें कंप्यूट करना है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कीजिए, पहले आप कीजिए फिर मैं करूंगा। चलो देखते हैं। हाँ जी, सबसे पहले तो मेरे को आंसर लिखना है कैसे तमीज से। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी of Mr. X for assessment year so and so 22-23। अच्छा जी, अब इसको ना 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, हाउस प्रॉपर्टी 1 और हाउस प्रॉपर्टी 2।
सबसे पहले लिखूंगा क्या, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इधर सुनो सारे, लेकिन ग्रॉस एनुअल वैल्यू अगर आपने कंप्यूट कर भी लिया तो आप हवा में नहीं लिखेंगे, हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे प्रॉपर, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। जी जनाब, हमारा म्युनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंटल वैल्यू और स्टैंडर्ड रेंट कितना था बताइए। कौन सा सर? एनुअल ईयर वो प्रीवियस ईयर है जिसमें हमने इनकम अर्न की है, और असेसमेंट ईयर है जिसके अंदर हम टैक्स की असेसमेंट कर रहे हैं, यानी कि नेक्स्ट ईयर हम टैक्स पे करते हैं। ये प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर आपको इस वजह से नहीं पता क्योंकि आप बीच में टपके हैं। ये इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, ये हमारे टैक्स स्ट्रक्चर का पार्ट है, शुरुआत की क्लासेस में बताया गया था। कोई बात नहीं, हम पता कर लेंगे। आप यही मान करके चलिए हम इनकम जो है वो किस ईयर की कंप्यूट कर रहे हैं, 21-22 की ही कर रहे हैं, लेकिन उसका टैक्स 22-23 में पे करेंगे, तो 22-23 हमारा असेसमेंट ईयर है, हम असेस कर रहे हैं अपनी इनकम, ठीक है। अच्छा चलो, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, चाहे वो चैप्टर से रिलेटेड हो या ना हो। म्युनिसिपल वैल्यूएशन कितना था क्वेश्चन में? 5,40,000। और ये फेयर रेंटल वैल्यू 5,70,000 और स्टैंडर्ड रेंट 5,45,000। ओके सर, अब अगर मैं सही हूं तो इन दोनों का हायर और फिर उन दोनों का लोअर, ये हमारे पास में क्या है, जीएवी है, ओ सॉरी एक्सपेक्टेड रेंट है। हमें निकालना क्या है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना दोनों का। अच्छा जी, तो मेरा एक्सपेक्टेड रेंट कितना आ गया सर? 5,45,000। क्या मैं इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूं इक्वली, क्योंकि 50-50 है ना, तो कितना हो जाएगा? 2,72,500। 2,72,500। ओके, ये मेरा हाउस प्रॉपर्टी 1 का और हाउस प्रॉपर्टी 2 का क्या आ गया सर, एक्सपेक्टेड रेंट आ गया। शांति रखेंगे, अभी शांति रखेंगे। 2,72,500 इसका भी, और 2,72,500। हाँ जी, अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये मिस्टर ए वाली प्रॉपर्टी है और ये मिस्टर बी वाली प्रॉपर्टी है। मिस्टर बी 2 महीने के लिए मकान छोड़ करके गए थे, मानते हैं? ठीक है सर, तो ठीक है, फिर मिस्टर बी अगर 2 महीने के लिए मकान छोड़ करके गए थे तो इसको लॉस ड्यू टू वैकेंसी होना चाहिए। तो क्या मुझे यहाँ पे माइनस कर देना चाहिए लॉस ड्यू टू वैकेंसी? क्या हाउस प्रॉपर्टी जो मिस्टर ए को दी गई है उसमें कोई लॉस ड्यू टू वैकेंसी है क्या? नहीं सर, वहां पे नहीं है, तो इसको मैं क्या लिख दूं, नॉट एप्लीकेबल। और यहाँ पे लॉस ड्यू टू वैकेंसी कितना कर दूं मैं, 60,000। 30,000 इंटू 2 महीने का था ना, तो 60,000 रुपीज मैंने यहाँ पे लॉस ड्यू टू वैकेंसी डिडक्ट कर दिया। अब मैं इसको नाम क्या दे देता हूं, नेट एक्सपेक्टेड रेंट। सर ऐसा तो आपने कुछ नहीं सिखाया था। अरे मैं बता रहा हूं, ऐसे ही नाम डाल दिया। अभी इसको मैं रीजनेबल रेंट भी कह सकता हूं। तो नेट एक्सपेक्टेड रेंट हमारा जो आ गया वो कितना आ गया, 2,72,500 है ना। और यहां पे कितना आ गया माइनस करने के बाद में, 2,12,500। अच्छा जी, क्या मुझे यहाँ पे मिस्टर ए की प्रॉपर्टी में से
सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले 3 महीने एक्सपेक्टेड रेंट में से डिडक्ट कर देने चाहिए? बिल्कुल नहीं। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे सर अब यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेंट को नहीं छेड़ेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब अपने एक्चुअल रेंट को देखेंगे। तो ये तो हमारा ए पार्ट आ गया, मानते हो। अब बी पार्ट, रेंट रिसीव्ड। हाँ जी, यहाँ पे 9 महीने का रेंट आया था, कितना था यहाँ पे? 8 महीने का आया था। अच्छा, कितना यहाँ पे रेंट कितना था पर मंथ? 20,000। 20,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से 8 महीने का रेंट आया था, क्योंकि 4 महीने ये सेल्फ ऑक्यूपाइड था। तो कितना? 1,60,000, बिल्कुल सही। और यहाँ पे रेंट कितने महीने का आया था सर? 10 महीने का आया था, लेकिन वो 10 महीने का रेंट थोड़ा सा देखना पड़ेगा हमारे को ना, क्योंकि कुछ 30,000 आया था और कुछ 40,000। तो 30,000 कितने महीने आया था सर? 8 मंथ। 8 मंथ्स के लिए। ठीक है जी, और ये 8 मंथ्स कौन से थे बताना सर? अप्रैल से लेकर के दिसंबर, मत बोलो नवंबर। स्टार्टिंग का क्या मतलब है? नवंबर, दिसंबर, जनवरी में तो खाली रहा था। तो फिर अगेन रेंट कब आया था? फरवरी से टू मार्च, यानी कि 2 महीने लिख दूं। 40,000 इंटू 2, तो ये टोटल कितना आ गया अमाउंट? 3,20,000। अब सर मेरे रूल्स क्या कहते हैं? एक्सपेक्टेड और एक्चुअल विच एवर इज हायर, है ना। तो मेरी जीएवी क्या निकल करके आ जाएगी? ये मेरा सी पार्ट क्या है? मेरी जीएवी। अब इन दोनों का हायर और इन दोनों का हायर, ये मेरा जीएवी। कितना कितना है दोनों का हायर? 2,72,500 और यहाँ पे 3,20,000। तो इसका मतलब मैं जहां तक देख पा रहा हूं, ध्यान से सुनना, हेलो इधर देखो, जहां तक मैं देख पा रहा हूं मिस्टर एक्स, इसको एनालाइज भी तो करना चाहिए ना। बस हमने क्वेश्चन कर लिया, नंबर मिल गए, बन गए चार्टर्ड अकाउंटेंट, हो गया काम खत्म? नहीं, एक बार समझ तो ले भाई। कोई अगर ले मैन आपसे एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट पूछे कि सर इस आंसर का मतलब क्या हुआ, तो उसको मतलब भी तो समझाना जरूरी है। तो यहाँ पे मतलब क्या हुआ कि सर प्रॉपर्टी का जो बी को पार्ट हमने दिया था, उसमें वैकेंसी होने के बावजूद भी उन्होंने अपना रेंट हाई रखा, तो उनको किसी ऐसे अमाउंट के ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ा जो उन्होंने रिसीव ना किया हो, है ना। आपको दिखाई दे रहा है? उसका एक्सपेक्टेड रेंट था 2,12,500, 2,12,500 एक्सपेक्टेड रेंट था, बावजूद उसके उसने जनरेट कर लिया 3,20,000 रुपए। यानी कि ये समझदारी से चला है पोर्शन बी के साथ में। जबकि पोर्शन ए में, जहां पे इसको खुद ही दिखाई दे रहा था कि 4 महीने तो मैं खुद ही बर्बाद कर चुका हूं अपने रेंट रिसीव करने के, सेल्फ ऑक्यूपाई करके, बावजूद इसके इसने इसको सस्ते दरों पे दे दिया। तो यहां पे इसने मूर्खता करी और 2,72,500 के अगेंस्ट ये सिर्फ 1,60,000 ही कमा पाया। तो इसको टैक्स कितने पे देना पड़ेगा? 272,500 मोटा मोटा ग्रॉस एनुअल वैल्यू पे। अभी तो खर्चे डिडक्ट होंगे, बट फिर भी अगर हम मोटा मोटा देखें तो समझदारी कहां दिखाई दे रही है? पार्ट बी में दिखाई दे रही है। जरूर पार्ट ए में किसी रिश्तेदार को रखा होगा, है ना। अच्छा, खैर ये बात समझ में आ गई, नोट कर लिया सबने। वर्किंग नोट शुड बी पार्ट ऑफ योर आंसर। अब देखो एक बात बताओ, ये तुमने उंगलियों पे कैलकुलेट कर लिया होगा, लेकिन इंस्टीट्यूट को कौन बताएगा कि तुमने आगे वाले की कॉपी से नहीं लिखा? तो ये बताने के लिए कि आगे वाले की कॉपी से आंसर नहीं आया, हमें ये वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। क्या बेटा क्या करूं?
समझ में आ गया, बना लिया। अच्छा चलो अब अपने मेन क्वेश्चन में चलते हैं। कितनी कितनी ग्रॉस एनुअल वैल्यू आई थी इनकी? 272 और 320। 2,72,000 और 500। अच्छा, और यहाँ पे 3,20,000। अब इसमें से माइनस करेंगे सर म्यूनिसिपल टैक्सेस। जो बच्चे पहली क्लास में नहीं थे वो ध्यान देंगे जरा। म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस करते हैं बेटा, ये हमारा एक खर्चा है। इनकम में से एक्सपेंस माइनस करते हैं तभी तो जाकर के हमारा रिसीव में से एक्सपेंस माइनस करते हैं तभी तो हमारी जो है वो इनकम आती है। तो म्यूनिसिपल टैक्सेस हमने यहां से माइनस करना है, लेकिन क्वेश्चन में दिए नहीं हुए तो हम नील लिख देंगे। ठीक है जी। क्या नॉट एप्लीकेबल बिल्कुल मत लिख देना। नॉट एप्लीकेबल का मतलब होता है ये रेस में ही नहीं है, ये रेस में है लेकिन नील है, यहां से एब्सेंट है। ठीक है जी, गलत मतलब हो जाता है। तो ये आ गया हमारा नेट एनुअल वैल्यू। और म्यूनिसिपल टैक्सेस कौन से पे किए जाते हैं बताया नहीं आपने मुझे? जो पेड बाय ओनर हो, करंट ईयर के सिर्फ नहीं, किसी भी ईयर के। ठीक है जी, तो पेड बाय ओनर होने चाहिए। तो यहाँ पे 272,500 हमारी नेट एनुअल वैल्यू आ गई और 3,20,000 हमारी नेट एनुअल वैल्यू आ गई। ठीक है सर, अब यहां से माइनस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। ए पार्ट इसका स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन ये हमेशा ये रूल है बेटा, ये हमारे को 30% ही लेना है। तो 30% ऑफ एनएवी, 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। यहाँ पे 272,500 का 30% कितना हुआ बता दो? हाँ, 81,750। अच्छा जी, और यहाँ पे 96,000 रुपीज डिडक्ट कर देंगे। चाहे क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन हो या ना हो, कुछ भी नहीं करना, हमें 30% स्ट्रेट अवे डिडक्ट कर देना। ये रिपेयर रिन्यूअल मेंटेनेंस के लिए होते हैं। और 24 बी क्या कहता है? इंटरेस्ट ऑन लोन। आपने जो हाउस प्रॉपर्टी के लिए लिया था, और वो सिर्फ हमने कौन से पोर्शन के लिए लिया था? जो पोर्शन ए को था हमारे पास, है ना, जो हमारे पास में हमने ए को लेट आउट किया था, तो उसका अमाउंट था 50,000 रुपीज। भावुक होकर के 25-25 मत बांट देना। तो यहाँ पे नील। तो ये आ गई हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यहाँ पे कितना आया? 1,04,000 2,24,000। ये हमारा टोटल आंसर था। ठीक है जी, दोनों को ऐड कर देंगे, नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लिख देंगे दिस प्लस दिस करके। तो हम नीचे लिख सकते हैं नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्या बातें कर रहे हो आपस में? अगर हम कंबाइंड भी करें तो सेम आता नहीं अलग गलत है। क्या क्या कंबाइन कर दिया? सबको उसको एक ही जगह प्लस माइनस करना है। ऐसे क्यों करना है? वही बता क्यों नहीं करता। नहीं नहीं, अलग अलग हाउस प्रॉपर्टी मान के करेंगे। तो नेट एनुअल वैल्यू 0 भी आ सकती है। जी जनाब, नेट एनुअल वैल्यू 0 आ सकती है, अभी आएगी। ठीक है, ओके। कोई डाउट किसी को? नए पुराने कोई भी बच्चे, शुरुआत से आ रहे बच्चे, बीच में टपके बच्चे, बोलो। क्या वर्किंग नोट दिखा दूं? अच्छा, वैकेंसी देख ली हमने, सेल्फ ऑक्यूपाइड देख लिया, पार्ट ऑफ द ईयर सेल्फ ऑक्यूपाइड था वो। अब हम देखेंगे हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी
सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर फुल ईयर। आपकी हाउस प्रॉपर्टी थी, आपने फुल ईयर सेल्फ ऑक्यूपाई कर रखा है, उसको फुल ईयर सेल्फ ऑक्यूपाई कर रखा है। मुझे एक बात जवाब देना कि क्या आप उससे कुछ रेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिस मकान के अंदर आप खुद रह रहे हैं? किसी ने अगर मुझे बोला ना कि मैं पीजी रख लूंगा, पेइंग गेस्ट रख लूंगा अपने पास में, अपने दोस्त को ही अपने साथ रख लूंगा, तो मैं उसका सिर फोड़ दूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे पीजी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। कमरे में या तो मैं हूं, मेरा परिवार है, मैं, मेरा परिवार, या फिर वो इंसान। ऐसा नहीं है कि मेरे परिवार के साथ में वो भी रह रहा है बाहर से आकर के और मुझे रेंट दे रहा है। अपने पास में ऐसा कुछ नहीं है। तो हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि जिस मकान में तुम खुद घुस करके रह रहे हो उसका रेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो क्या? और जब एक्सपेक्ट नहीं करोगे तो कोई तुम्हारे को बाहर से आकर के रेंट दे देगा क्या? सर मेरा मन कर रहा है आपको रेंट दे दूं। सर कोई बात नहीं, आप मुझे नहीं रख रहे हो, लेकिन रेंट तो ले लो ना। कैसा होगा? लॉजिकली सोचो। ऐसा मैंने ये नहीं कहा, थंब रूल नहीं बोला मैंने कि सुनो सर जीएवी नील हो जाएगी। ना 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 ना, क्यों क्यों ऐसा क्यों? ऐसा सोच करके तो देखो कि एक्सपेक्ट हम कर नहीं सकते। जब तक एक्सपेक्ट नहीं करेंगे तब तक देगा कोई हमें है नहीं। तो सर सीधी सी बात है, हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या आ जाएगा? नील, है ना? अच्छा, माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस। ऐसे मकान के जो म्युनिसिपल टैक्सेस हैं वो नॉट एप्लीकेबल हैं, नहीं मान सकते। तो ये क्या आ जाएगा? नेट एनुअल वैल्यू नील। नेट एनुअल वैल्यू नील। अच्छा, फिर हम माइनस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 ए पार्ट 30% ऑफ एनएवी। भाई नील का 30% नील। ओके, अब यहां पे बी पार्ट में इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हाउस प्रॉपर्टी। हाँ जी, ये खर्चा मैंने किया है। मैं खुद अपने मकान में रह रहा हूं, बावजूद उसके मैंने अगर कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, परचेज के लिए, मैंने कंस्ट्रक्शन और परचेज के लिए अगर कोई लोन लिया था, उसका इंटरेस्ट दे रहा हूं, तो हाँ सच में मैंने इनकम तो नहीं अर्न की, लेकिन मैंने खर्चा तो किया है। तो हाँ ये अवेलेबल है, ये आ जाएगा। और यहां पे आ जाएगा मेरा, सर देखो, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा। अब हो सकता है यहां पे इंटरेस्ट भी ना हो, तो नील आ जाएगा। हाँ सर मन कर रहा है यही वाला आ जाए एग्जाम में, ये पसंद है मुझे। ऐसा नहीं होता, और इससे एडवांस वाला आएगा। अभी लड्डू खिलाया, अभी जहर थोड़ी देर में मिलाऊंगा। नोट करो फटाफट से। सुनो जी, यहां पे ना एक चीज है मेरे पास में, और ध्यान से सुनो। ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ना, ये मैक्सिमम हो सकता है अप टू 30,000। कौन से केस में? सिर्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में। क्या मैंने आपको वैकेंसी के केस में, क्या मैंने आपको फुल ईयर लेट आउट के केस में कोई लिमिट बताई थी इसकी? क्या बोला था मैंने कि कोई अपर कैप है? नहीं बोला ना। तो मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं, इफ इट इज अ केस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर फुल ईयर, then interest on borrowed capital or interest on loan is restricted up to 30,000. But if certain conditions, hello, बे सुन लो यार, पहले 30,000 लिखने में जा रहे हैं फटाफट से। But if certain conditions are satisfied, then it may exceeds up to 2 lakh. यानी कि जो कंडीशंस अभी बताऊंगा क्या कंडीशंस है, वो कंडीशन जो बोलने जा रहा हूं वो अगर फुलफिल हो जाती हैं तो ये अमाउंट कहां तक चला जाएगा? 30 से 2 लाख तक जा सकता है। हाँ सर बताओ बताओ जल्दी बताओ।
ये तो बढ़िया है, ज्यादा से ज्यादा लॉस होगा, ज्यादा से ज्यादा लॉस होगा तो कम से कम टैक्स देना पड़ेगा, है ना। तो ये कंडीशंस क्या हैं बताइए सर। नंबर 1, लोन शुड बी ग्रांटेड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999। लोन लिया गया हो 1/4/1999 के बाद, लिया गया हो कंस्ट्रक्शन या परचेज के लिए, केवल रिपेयर रिन्यूअल के लिए ना लिया गया। लोन शुड बी ग्रांटेड ऑन और आफ्टर 1/4/1999, ठीक है जी, एंड शुड बी ग्रांटेड फॉर कंस्ट्रक्शन और परचेज। इफ इट इज द केस ऑफ कंस्ट्रक्शन, then construction should be completed within the 5 year from the date of taking loan। अगर ये कंस्ट्रक्शन का केस है तो कंस्ट्रक्शन आपकी 5 साल के अंदर पूरी हो जानी चाहिए। ऐसा कौन सा ताजमहल बना रहे हो भाई, बन के ही नहीं दे रहा है 5 साल तक, सपनों का महल बना रहा हूं, ठीक है जी। 5 साल के अंदर अंदर आपकी कंस्ट्रक्शन, कब से 5 साल, जब से लोन लिया। बात समझ में आ गई। अगर ये कंडीशंस फुलफिल हैं तो सर आपका जो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है वो 2 लाख तक जा सकता है। 2 लाख नहीं बोला मैंने, तक, मतलब समझे, यानी कि आपने इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कंप्यूट किया, जैसे लास्ट क्लास में सिखाया था, उसमें निकला 180, यानी कि क्वेश्चन में दिया हुआ है मान लो 180, तो 180, 2 लाख दिया हुआ है, 2 लाख, 2,05,000 दिया हुआ है, तो कौन से वाले केस में, ना 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 नहीं 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 नहीं, गलत जा रहे हो, फिर गलत जा रहे हो। कौन से केस में, सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर फुल ईयर ओनली सर। बाकी किसी केस में 300 करोड़ अलाउड है क्या, हाँ अलाउड। यानी कि सर अब एक बात दिमाग में रहनी चाहिए, जैसे ही हमारे को दिखाई दे, देखो ये वाला पॉइंट हल्का था ना, अभी मैंने कहा था ना थोड़ी देर में इसमें थोड़ी सी मिर्ची मिलाऊंगा, अभी पूरी नहीं मिलाई है, हल्की सी मिलाई है, अभी हरी वाली मिलाई है, नहीं काली वाली मिलाई है, अभी इसके बाद में हरी मिलाऊंगा, फिर लाल मिलाऊंगा, बढ़िया सा लड्डू तैयार करके दूंगा, मिर्ची का लड्डू। हाँ लड्डू मीठा होता है, हमारे यहाँ तीखा होता है, हम ऐसा दिखाते हैं, ऊपर से वो लड्डू है, अंदर उसके मिर्ची होती है। अच्छा सुनो, मेरी बात समझ में आई। तो ये केस तुम्हारे को दिखाई दे रहा था, हमने बोला कि ये तो लड्डू है, देखो नील 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 नील, लेकिन जैसे यहाँ पे आ जाएगी बात इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की, तो हम क्या कहेंगे, 30,000 और 2 लाख। ठीक है जी। कंडीशंस क्या हैं, लोन ऑन और आफ्टर 1/4/1999 फॉर कंस्ट्रक्शन और परचेज ओनली। नंबर 3, if construction, then it should be completed within 5 years from the date of taking loan। ठीक है जी, ओके। तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। क्वेश्चन में जैसे तीनों नहीं दे रखी है, तो क्वेश्चन में तीनों नहीं दे रखी होंगी, ये नहीं बताया हुआ होगा कि लोन कब लिया, कितने टाइम में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, कैसी बातें कर रहे हो, दिया हुआ होगा। और अगर नहीं दिया हुआ, स्ट्रेट अवे अमाउंट लिखा हो, तो हम जनरल के साथ चलते हैं, एक्सेप्शन के साथ नहीं चलते। हाँ जी, नेक्स्ट केस लिखेंगे, व्हेन मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी, व्हेन मोर देन, अब से ये 2 है, 2 हाउस प्रॉपर्टी
self occupied more than 2 house property self occupied for full year. ठीक है जी, तो लिखिएगा इसके रूल्स। मैक्सिमम 2 हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेल्फ ऑक्यूपाइड। पहले लिख लो फिर समझाता हूं। एट द ऑप्शन ऑफ ओनर। इस एट द ऑप्शन ऑफ ओनर को हम इस तरीके से देखेंगे। अभी इसके इंटरप्रिटेशन करवाऊंगा। इफ मोर देन 2 हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड, देन, अब दोबारा लिख देते हैं, एट द ऑप्शन ऑफ ओनर other house properties shall be treated as deemed to be let out. Then other house property treated as, shall be नहीं, treated as deemed to be let out. इसका क्या मतलब हुआ सर? बताता हूं, समझाता हूं। इधर सुनो, मेरे पास है ना 6 हाउस प्रॉपर्टीज थी और 6 की 6 मैंने सेल्फ ऑक्यूपाई कर रखी थी। सर आपने क्या 6 हाउस प्रॉपर्टी में सुबह शाम अलग अलग हाउस प्रॉपर्टी में रहते थे क्या? और ये जरूरी नहीं है, आप लोग ये समझ रहे होंगे कि अच्छा 6 फ्लोर होंगे सर के पास, सारे के सारे सेल्फ ऑक्यूपाइड है। ये तो हो ही सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि एक लक्ष्मी नगर में है, एक ग्रीन पार्क में है, एक पश्चिम विहार में है, एक पूना में है, एक मुंबई में, अलग अलग जगह पे सारी हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है। अब सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब ये नहीं होता कि रहना ही है वहां पे। मैंने उसको कुंडी लगा के रखी हुई है, ताला लगा करके, नहीं देता मैं किराए पे, बाहर बोर्ड नहीं लगाया हुआ मैंने कि किराए पे अवेलेबल, तो इसका मतलब है ये सेल्फ ऑक्यूपाइड। बात समझ में आई? सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टीज का। अच्छा जी, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है बात सुनो सर, आप 1 हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाई कर लो, आप 2 हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाई कर लो, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी जितनी भी है तुमने सारी की सारी सेल्फ ऑक्यूपाई कर रखी है। अगर तुम इनको खोल करके किराए पे देते तो किराया आता, और किराया आता तो हम टैक्स लगाते। ये ठीक है कि तुम्हारी हाउस प्रॉपर्टी है, तुम्हारा डिसीजन है, लेकिन तुम्हारे साथ साथ हम भी पिस रहे हैं, हमारा रेवेन्यू खराब हो रहा है। हमें टैक्स मिल सकता था इन प्रॉपर्टीज पे जो कि आपने सेल्फ ऑक्यूपाई कर रखी हैं। तो सर हम हमारा रेवेन्यू खराब नहीं होने देंगे 2 हाउस प्रॉपर्टीज के बाद में। यानी कि आप 2 हाउस प्रॉपर्टी तक तो सेल्फ ऑक्यूपाई मान सकते हैं, नील कर सकते हैं, लेकिन जो तीसरी, चौथी, पांचवी से ज्यादा जितनी भी होंगी सबको हम डीम्ड टू बी लेट आउट, यानी कि मान लेंगे कि वो लेट आउट है। अब मैंने ऐसा बोला, मैंने कहा है मान लेंगे? मान लेंगे का क्या मतलब है? मेरा रेंट ही नहीं आ रहा तो मान कैसे लोगे तुम? कहते भूल गए क्या, एक्सपेक्टेड रेंट नहीं है। हम हमेशा क्या कहते हैं
एक्सपेक्टेड और एक्चुअल विच एवर इज हायर। सेल्फ ऑक्यूपाइड में एक्चुअल रेंट तो होगा नहीं, एक्सपेक्टेड तो होगा ना, तो एक्सपेक्टेड ही जीएवी बन जाए। हमने कहा यार ऐसे कैसे, तो कहते हैं हाँ बस हम तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैं, ऐसे ही करेंगे। तो याद रखना, फिर भी उन्होंने ना मेरे को एक ऑप्शन दिया। अब यहाँ पे ना 2 बार मैंने लिखा है एट द ऑप्शन ऑफ ओनर, इसका क्या मतलब है, उसने ना छूट मान ली, कहता बात सुन, तू बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट बना फिरता है ना, जा तेरे को छूट दी कि ये तू बता दियो हमारे को कि किन को 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड बनाओ, ये हमें बता देना किन 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड बनाओ और किन को डीम टू बी लेट आउट करें, यानी कि किन को लेट आउट माने, ये आपके ऑप्शन पे है। अच्छा अब आपके ऑप्शन पे सेम चीज अगर मैं कह रहा हूं तो किसको मानोगे सेल्फ ऑक्यूपाइड? सेल्फ ऑक्यूपाइड उसको मानेंगे जिस पे रेंट कम होगा या ज्यादा होगा? आवाज नहीं आई। ज्यादा होगा रेंट, उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लूंगा, क्योंकि कम वाली इनकम के ऊपर टैक्स देना चाहूंगा मैं। देशभक्त थोड़ी हूं टैक्स के मामले में, ज्यादा से ज्यादा टैक्स पे करना चाहता हूं, ऐसा थोड़ी। ठीक है जी, तो हम क्या कहते हैं, अब आपको ये बात मैंने तो नहीं बोली, आपने खुद ही बोली, क्योंकि ये तो कॉमन सेंस है। हमें बचपन से एक बात बोली गई थी ना कि ये लो बेटा 10 रुपए 7 रुपए की ब्रेड लाओ और 3 रुपए वापस, तो वो ना हमारे दिमाग में घर कर चुकी है। हमें ना पैसे देने के मामले में ना कोई रूल्स पढ़ाने की जरूरत नहीं है, यही रूल में लिखा है एट द ऑप्शन ऑफ ओनर का मतलब। तो ऑप्शन ऑफ ओनर का मतलब क्या है, सिंपल सी चीज, जो हायर होंगी हाउस प्रॉपर्टी, 6 हाउस प्रॉपर्टीज हैं, 6 में से जो हायर वैल्यू आ जाएगी। सर हायर वैल्यू आ जाएगी, ये हमें पता कैसे लगेगा? हम सारी हाउस प्रॉपर्टीज को लेट आउट मान लेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट तो सबका ही होगा ना। तो यानी कि सर पहले सबको एनालाइज देखना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। जैसे मान लो हमारे पास में 3 हाउस प्रॉपर्टी है, 6 नहीं बोल रहा, अभी 3 ही बोलता हूं, तो कौन सी 2 जो हैं जिनकी हायर वैल्यू आ गई, नीचे सबसे लास्ट में हायर वैल्यू आ गई, उनको हम सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लेंगे। बाद में हम उनको मतलब एक हमारे को क्या करना है, एक मेमोरेंडम शीट लेनी है। मेमोरेंडम शीट मतलब एक रफ कॉलम लेना है, जैसे हम अपनी लास्ट का कॉपी का करते हैं, उसके ऊपर चेक करते हैं कौन सा हमारे लिए फाइनेंशियली वाइबल है, करते हैं ना अपन। मतलब होता है ना ऐसा कि भाई हमारे लिए, जैसे हम डाटा पैक भी लेते हैं, कौन सा ज्यादा बढ़िया है, कौन सा प्लान हमारे लिए ज्यादा बढ़िया है, इस तरीके से हम देखते हैं। तो ऐसे ही हमारे को यहाँ पे भी चेक करना। ठीक है जी, बात समझ में आई? अच्छा एक बात याद रखना, जिनको तुम सेल्फ ऑक्यूपाइड बना दोगे लास्ट में, उनको 30 और 2 लाख की लिमिट ही लगेगी इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, है ना? है कि नहीं है? आवाज नहीं आ रही मेरे को? ठीक है ना, वो भी चीज याद रखनी है हम। तो मोटा मोटा हमने सारी चीजें समझ ली है। आओ एक क्वेश्चन लिखते हैं, तो ये पक्की हो जाएंगी, उससे पहले ये फटाफट से लिख लो। हाँ जी, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन हमने लिखा था, क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख सकते हैं। हाउस प्रॉपर्टी 1, 2, 3 और 4, 5 दी हुई है हमारे पास में, म्युनिसिपल वैल्यूएशन दी हुई है 5 की, स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है, फेयर रेंटल वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है जी, एक्सपेक्टेड रेंट हम निकाल सकते हैं, और एक्सपेक्टेड के बेस पे ही हम कंपेयर करके बता सकते हैं कि भाई किसको हम सेल्फ ऑक्यूपाइड बनाएं और किसको लेट आउट बनाएं। इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है फर्स्ट हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर 1 लाख रुपए, जिसके अंदर की हम मानते हैं 2 लाख रुपए वाली कंडीशंस फुलफिल्ड है, यानी कि लिमिट जहां तक 2 लाख तक जा सकती है वो वाली कंडीशन फुलफिल्ड है। अच्छा, सेकंड केस के अंदर हाउस प्रॉपर्टी 2 में 70,000 नहीं फुलफिल्ड है फर्स्ट वाली में, सेकंड वाली में फुलफिल नहीं है, कंडीशन नॉट डन लिखा हुआ है, यानी कि इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी, 30,000 हो जाएगी जब हम सेल्फ ऑक्यूपाइड अगर इसको बनाएंगे तो। ठीक है जी, फिर हाउस प्रॉपर्टी 3 की दी हुई है हमारे पास में नील, वहां पे हमने इंटरेस्ट ऑन लोन लिया ही नहीं था, पे ही नहीं किया था, सॉरी लोन ही नहीं लिया था हमने। ठीक है ना, फोर्थ के अंदर कंडीशन डन है 2 लाख वाली, तो याद रखना यहाँ पे 2.5 लाख है तो 2 लाख की ही अमाउंट आएगी, और यहाँ पे ऐसे ही लास्ट वाली में भी 3 लाख है तो 3 लाख की भी मैक्सिमम कितना हो सकता है, 2 लाख ही हो सकता है। लेकिन ये कब हो सकता है, जब ये सेल्फ ऑक्यूपाइड हो, फुल ईयर। हाँ बिल्कुल सही। अच्छा, म्युनिसिपल टैक्सेस दिए हुए सारी हाउस प्रॉपर्टीज के, तो इसके हिसाब से हमने एक आंसर फ्रेम किया। हमने क्या किया,
हमने फर्स्ट हाउस प्रॉपर्टी, अब आप देखेंगे हमने फर्स्ट हाउस प्रॉपर्टी अपने पास में लिया 5 लाख और 5,50,000, विच एवर इज हायर, सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट होता है लेकिन वो नॉट एप्लीकेबल था, तो मेरी एक्सपेक्टेड रेंट कितना आ गया, इतना, एक्चुअल रेंट है नहीं, तो जीएवी 585 हो जाएगी। सिमिलरली हाउस प्रॉपर्टी 2 में 7 या 8 या 6 ले लिया मैंने। म्यूनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंटल वैल्यू विच एवर इज हायर बट सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं हो सकता। 4 लाख और 2 लाख, 4 लाख, 4 लाख और 1.5 लाख, 1.5 लाख, 12 लाख और 15 लाख, 15 लाख और नॉट एप्लीकेबल 15 लाख, नॉट एप्लीकेबल का मतलब नील नहीं होता, तो 15 लाख ले लिया मैंने। 8 लाख या 12 लाख, 12 लाख या 11 लाख, 11, ठीक है जी। तो हमें ये तो निकालना आ गया, एक्सपेक्टेड रेंट हमें पता है, ओके सर। अब आगे चलते हैं, हम कहते हैं सर म्यूनिसिपल टैक्सेस जो हमने पे किए थे वो हमने माइनस कर दिए स्ट्रेट अवे, सब में नील, 20, 10, 40, 50, और हमारी ये नेट एनुअल वैल्यूज आ गई माइनस करने के बाद म्यूनिसिपल टैक्सेस। हमने इसके ऊपर डिडक्शन दी 30% ऑफ एनएबी, 550 का 30% 165, 580 का 30% 174, 140 का 42, 4,60,000 का 438 और 10,50,000 का 3,15,000, ये 30% था। अब इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, देखो याद रखना ये हम डीम टू बी लेट आउट कर रहे हैं, अभी पहले चेक करेंगे तभी तो बताएंगे ना कौन सी वाली की वैल्यू जो है वो ज्यादा है जिसको कि हम सेल्फ ऑक्यूपाइड बना लें। तो उसके लिए हमने पहले क्या किया, चेकिंग, अपनी चेकिंग शुरू की है, अभी एनालाइज कर रहे हैं। अब चेकिंग करते समय जब हम इसको सबको लेट आउट मान रहे हैं तो लेट आउट के अंदर कोई लिमिट होती है क्या इंटरेस्ट की, नहीं, तो हमने सबके सब इंटरेस्ट को एज इट इज लिख दिया, चाहे कंडीशन डन हो या ना हो। यहीं पे आपने क्वेश्चन को गलत किया था जब आप खुद कर रहे थे। अच्छा खैर, तो हमने क्या किया, 1 लाख रुपए माइनस किए, 70,000 रुपए माइनस किए बिना किसी लिमिट के, क्योंकि अभी हमारा क्वेश्चन कहाँ चल रहा है जी, डीम टू बी लेट आउट में, मतलब सबको हमने लेट आउट बना करके देख रहा है कि किसका रेंट ज्यादा है, किसकी इनकम ज्यादा आएगी। सबको कर लिया हमने ऐसे ही, सबके इंटरेस्ट माइनस कर दिए जो जिस वैल्यू पे लिखे हुए थे। तो हमारे पास में ना इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1 की आ गई 285, 336, 98, 772 और 435। अब आप मुझे जवाब दीजिए कि कौन सी दो हाउस प्रॉपर्टीज हैं जो हायर वैल्यूज के साथ में। सर हाउस प्रॉपर्टी 4 और 5। आप क्या करना चाहेंगे इनको, सर सेल्फ ऑक्यूपाइड बना लेंगे हम इनको सेल्फ ऑक्यूपाइड बना लेंगे, ठीक है सर। तो अगर हम इनको सेल्फ ऑक्यूपाइड बना लेते हैं तो देखिए जरा क्या होता है। हाँ जी, अगर मैं सेल्फ ऑक्यूपाई बना लेता हूं इसको, आपने कहा कि सर सेल्फ ऑक्यूपाई बना लो और इसको भी सेल्फ ऑक्यूपाइड बना लो क्योंकि ये दोनों हायर वैल्यूज हैं, तो इसकी जीएवी क्या हो जाएगी सर, नील। म्यूनिसिपल टैक्सेस नॉट एप्लीकेबल, तो यहां पे क्या आ जाएगा, नील। नील का 30% भी नील। अब हम क्या कहते हैं, 30,000 और 2 लाख दोनों हमारे पास में है क्योंकि अब ये सेल्फ ऑक्यूपाइड बन चुका है, ठीक है सर। तो अब देख लेते हैं कंडीशन डन है क्या, हाँ सर कंडीशन डन है, पे किया है 2.5 लाख, लेकिन मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 2 लाख रुपए। तो यहाँ पे मेरा लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकल करके आ गया 2 लाख रुपए। ऐसे ही हमने हाउस प्रॉपर्टी 5 को देखा, यहाँ पे नील, जीएवी नील, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन नॉट एप्लीकेबल, तो नेट एनुअल वैल्यू नील, 30% भी नील। अब यहाँ पे लिमिट है, कंडीशन एप्लीकेबल हुई है या नहीं हुई है, हुई है सर, कंडीशन डन है। अब कंडीशन डन है तो हमारी मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 2 लाख तक है, और 3 लाख लिखा हुआ है तो हम केवल 2 लाख ही लेंगे। तो यहाँ पे भी हमारे पास में क्या आ जाएगा सर, सर अभी सेट ऑफ की बात करेंगे, पहले थोड़ा धीरे धीरे चलो, पहले समझ लो
सब्र करो थोड़ा सा यार, क्योंकि अगर जल्दी जल्दी के कोशिश में रहोगे ना तो, नहीं पूछना तेरा अधिकार है, लेकिन जल्दी मत करो, जल्दी में काम बिगड़ जाता। अच्छा जी, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है जी। अब मैं कहता हूं, ये मेरे पास में फाइनल फिगर आ गई, ये नीचे देखना है, बाकी सबके ऊपर मैं टैक्स पे करूंगा और इन दोनों को सेल्फ ऑक्यूपाइड बना लूंगा। अब मेरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कृपया देखें, 2,85,000 प्लस 3,36,000 प्लस 98,000 माइनस 2 लाख माइनस 2 लाख, तो मेरी नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी आ गई? 3,19,000। ये अमाउंट टैक्सेबल होगा, ये चार्जेबल टू टैक्स होगा। 2-2 लाख रुपए हमारे लॉस आ गए थे ना, बाकी सबको तो हमने रेड पेन से देखो नील नील कर दिया था ना। यानी कि अब अगर मैं ये बोलूं हमने सेलेक्ट कर लिया ना, 1 मिनट के लिए हमने सेलेक्ट कर लिया, तो ये जो हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर हमने ये सब किया था, ये क्या हो गया? बेकार। ब्लू वाला क्या हो गया? बेकार। और रेड वाला एग्जिस्टेंस में आ गया, है ना? रेड वाला एग्जिस्टेंस में आ गया क्योंकि हमने तो एनालाइज करना था बस। तो इस तरीके से ये हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गई। बताओ मजा आया? Yes, sir. आवाज नहीं आई? Yes, sir. ज्ञान वृद्धि होनी चाहिए।